बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ फ़लस्तीन की सूरत हाल के साथ हम शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन, उसके ऊपर मेरा और आपका घर बैठे दिल दुखता है और हम दिल ही दिल में मज़म्मत भी करते हैं, नदामत का इजहार भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा या कभी कभार सोशल मीडिया के ऊपर बात कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। अवामी सतह के ऊपर इंसानी हुकूक की तंजीमें उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। हुकूमतें और रियासतें जो हैं वो बेबस हैं और बेबस दिखाई देती हैं, और इज़राइल जो है उसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त अगर आप देखें कि वहाँ पे इंसानी हुकूक का क्या हाल है, तो गज़ा में शदीद कहत है इस वक्त। एक तरफ तो वो खुराक के लिए इकट्ठे होते हैं, दूसरी तरफ इज़राइल उन पे बमबारी करता है। वो भूखे प्यासे बच्चे जो हैं, जो वहाँ पे अपनी खुराक के लिए इकट्ठे होते हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाता। आज अगर आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे सहाफ़ियों ने, जो कि और AFP ने इसको लिखा है, जो कि एक फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी है, उसने लिखा है कि अब सहाफ़ी ख़त लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें गोलियों से तो हमें मारा जा रहा था, हमें धमाकों से तो मारा जा रहा था, हम पे हमले तो हो रहे थे, लेकिन हम इससे पहले भूख से नहीं मर रहे थे, अब हम भूख से मर रहे हैं। तो गज़ा इस वक्त की करबला है जहाँ पे इस वक्त सदाए एहतजाज बुलंद हो रहा है, लेकिन जुल्म और सितम भी उसी तरह से उनके ऊपर रवा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो चीज़ें इस वक्त बन रही, यूनेस्को उसने कहा था कि हम मदद करेंगे, और आपने देखा उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने तस्लीम किया फ़लस्तीन की रियासत को, लेकिन फिर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के तौर पे भी और अमेरिका ने उसके ऊपर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। फ़ंड्स अपने ख़त्म कर दिए, उनके ख़िलाफ़ अमरीकी सदर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया। यहाँ तक कि यानी कोई मदद भी करता है तो उनकी मदद को कोई नहीं आता। आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब वहाँ पे हैं, उन्होंने इसके ऊपर मज़म्मत की है, लेकिन मुस्लिम उम्मा कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और रहेगा। बढ़ते अपनी दूसरी स्टोरी के ऊपर, चूँकि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका के अंदर हैं और अमेरिका को टैरिफ्स लगाने हैं पाकिस्तान के ऊपर भी। कहा जा रहा है कि एक जो इनिशियल स्टेज है वो हो गई, जिसमें हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो है उनकी बातचीत हुई है, और अब वज़ीर ख़ारजा भी जो कि इस इजलास के सूरत वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी मार्को रूबियो के साथ अहम मुलाकात है। क्या टैरिफ होगा, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। मुख्तलिफ ममालिक के टैरिफ्स तय हो चुके हैं। पाकिस्तान का टैरिफ जो है वो किस कदर बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। याद होगा आपको कि फील्ड मार्शल साहब जब अमेरिका गए थे, उनकी जो मुलाकात ज़ोहराने के ऊपर हुई थी सदर ट्रंप के साथ, उसमें वज़ीर तिजारत भी शामिल थे उस लंच के ऊपर। तो क्या तवक्को रखनी चाहिए, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबर है, और बड़ी खबर जो है वो 9 मई के हवाले से है। कासिम और सुलेमान जो कि इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, वो अमेरिका पहुंच गए हैं। बल्कि वो ना सिर्फ अमेरिका पहुंचे हैं, बल्कि उनके रिचर्ड ग्रेनेल से मुलाकात भी हुई है। और रिचर्ड ग्रेनेल जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा है, दिलासा दिया है कि इमरान खान साहब के साहबजादों को, लेकिन वो अमेरिका गए क्यों हैं, उनके मकासद क्या हैं, क्या उनका पाकिस्तान का दौरा अमेरिका के दौरे की कामयाबी के बाद तय होगा, वो पाकिस्तान आएंगे तो कैसे आएंगे, वो तहरीक चलाएंगे या सिर्फ मुलाकात करने आएंगे, वो आएंगे भी या नहीं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन उनका वहाँ पे जाना और मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें करना, लॉबिंग करना, और ख़ास करके रिचर्ड ग्रेनेल से उनकी पहली मुलाकात होना, इसके असबाब क्या है, मकासद क्या है, एजेंडा क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। 9 मई के ऊपर नाज़रीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स आपने देखी हैं, और गुज़िश्ता कल और आज भी, कल के दिन में ख़ास करके बहुत सारे लोगों को सज़ाएं हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो चुके हैं, लेकिन दीगर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, उनको सज़ाएं हुई हैं, और 10-10 साल से ज़ायद भी कुछ लोगों को सज़ाएं हुई हैं। इसका क्या असर होगा, इनमें क्या और ज़्यादा तेज़ी आएगी, अगस्त का महीना कितना अहम है, और क्या
ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कहा जा रहा है 52 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, क्या वो बच पाएंगे? फिर तहरीक कौन चलाएगा और तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब, अगेन एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का और इनके तबसरे तज्ज़िये बहुत सुने जाते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब अहमद अवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, मारूफ कानून दान भी हैं। और अनवर इकबाल साहब मेरे साथ थोड़ी देर के लिए होंगे, बल्कि वाशिंगटन में हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अगेन एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का और सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन के लिए रिपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों की इजाज़त से पहले अनवर साहब से ज़रा वाशिंगटन के हालात मालूम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। बहुत मुख्तसरन आपसे, ज़ाहिर है बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त एक तो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ज़ाना दोनों इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं, टैरिफ के ऊपर जो है बातचीत हो रही है। इम्कानात क्या हैं वहाँ पे, बस क्या है वाशिंगटन की? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, तकरीबन बातचीत तय पा गई है। जो ट्रंप इंतज़ामिया वो ये चाह रही है कि जो दीगर ममालिक के साथ भी बातचीत हो जाए, तो कोई वो एक ट्रंप साहब को इस बात का बहुत शौक होता है कि ग्रैंड शो करें, 5-6 लोग ममालिक के नुमाइंदे हों और उसके बाद अनाउंस करें कि हमने सारी दुनिया से नेगोशिएट करके एक ऐसा फार्मूला बनाया है जो अमेरिका फर्स्ट है और वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है उसका इंतजार है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है कि मजीद कंसेशन मिल जाए, कुछ मजीद कमी हो जाए टैरिफ में, कुछ अगर वो नहीं हो तो तजारत में इजाफा हो, कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन कोई पाकिस्तान के साथ कोई बड़े इख्तलाफात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी जो होप्स हैं वो हाई रखनी चाहिए कि कमी भी वाकई हो सकती है पाकिस्तान के लिए टैरिफ में? कमी एक हद तक करेंगे वो, जिस हद तक दूसरों के लिए करेंगे शायद उससे हमें 2-4% ज्यादा कर दें, लेकिन बहुत बड़ी कमी करने के मूड में नहीं है वो किसी के साथ। वो ये कहते हैं कि जो तजारत का जो रुख रहा है अमेरिका का, बैन अवी तजारत का, उसको चेंज करना है। अब तक ये है कि ज्यादातर ममालिक में जो तजारत होती है उसमें इम्पोर्ट ज्यादा होती है और अमेरिका की एक्सपोर्ट कम होती है। तो वो ये कहते हैं कि वो एक्सपोर्ट बढ़ानी है। जो ममालिक अगर हमसे $3 मिलियन का सामान बेचते हैं हमको, तो हमसे $3 मिलियन का सामान ले भी, तो उसमें मेरा ख्याल उस उसूल में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, अब अनवर साहब आपकी ज़ाहिर सियासत पे भी इतनी नज़र है, कासिम और सुलेमान जो साहबजादे इमरान खान साहब के वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या उनकी मुलाकातें हो रही हैं? सिर्फ अभी तक तो रिचर्ड ग्रेनेल के साथ मुलाकात की हमने देखी है, उनकी तस्वीरें, उनका ट्वीट भी देखा है हमने, लेकिन क्या इम्कानात हैं, क्या उनका स्केड्यूल है, वो किस किस से मिलेंगे और किस तरह से लॉबिंग करेंगे वहाँ पे? एक कोशिश तो हो रही है कांग्रेस पे आए, यहाँ हिल पे आए और कांग्रेस में जाकर उनसे लोगों से मुलाकात हो जाए, और हो भी जाएगी। यहाँ तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो सबसे इफेक्टिव ग्रुप है, सबसे इन्फ्लुएंशियल है, वो डॉक्टरों का है और डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। आपने देखा कि बिन अभी जो अपना का इजलास हुआ था, गर्चे अपना ऑफिशियली किसी की हमायत नहीं करती, लेकिन उसके बीच से एक ग्रुप बन गया डॉक्टरों का, जो हर अपना में अब अलग एक सेमिनार्स और डिस्कशंस करता है, उसमें लोग बड़ी तादाद में जाते हैं। तो वो अरेंज कर लेंगे। आसिफ महमूद साहब जो हैं, जो कि अब इनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट की जो मजहबी आज़ादी के मुतालिक जो कमीशन है उसके मेंबर भी हैं, वो भी इस कोशिश में मुलविस हैं, वो भी कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे। मुलाकातें तो हो जाएंगी। अमेरिका में आपको पता है कि आम लोग भी, भाई हमारे कुछ लोग आए थे पाकिस्तान से, तो 3 दिन की कोशिश में मैंने भी 1-2 लोगों से मुलाकात करवा दी थी, जिसमें से असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी शामिल थे। मुलाकात तो यहाँ हर किसी से हो जाती है। वो मुलाकात के नतीजे क्या होंगे, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अमेरिका इस हद तक तो जरूर उनकी बात हमदर्दी से सुनेगा कि उनके वालिद कैद में है, नहीं होना चाहिए, और उनकी रिहाई की कोशिश की वो तायीद तो नहीं करेगा, लेकिन कहेगा कि जाहिर है उनको करना चाहिए। क्योंकि जाहिर है अमेरिका में इसकी मुखालफत नहीं की जाएगी, कोई भी नहीं करेगा। वो सियासी कैदियों के खिलाफ हैं, किसी को कैद रखने के खिलाफ है। बयान तो फेवर में उनके आ सकता है, लेकिन उनके नतीजे क्या निकलेंगे, मेरा नहीं ख्याल। इस वक्त जो कुछ अमेरिका का मुफाद है और उस खित्ते में जो कुछ हो रहा है, उसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की अफवाज से है।
जो अमरीकी कम अज़ कम अमरीकी इंतज़ामिया ये समझती है कि उनके लिए अगर पाकिस्तान में कोई कुछ कर सकता है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज है। तो आप ये देखिए कि कितना एक अनप्रेसिडेंटेड वो इक़दाम था उनका सदर ट्रंप का, कि उन्होंने एक आर्मी चीफ को बुला के लंच दिया व्हाइट हाउस में। ऐसा मुझे तकरीबन 25 साल हो गए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और उससे पहले भी नहीं हुआ था कोई। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं खित्ते के, अफगानिस्तान, ईरान, भारत के साथ जंग हुई, चीन के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं, ऐसे में अमेरिका की इंतजामिया किसी की भी हो, डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हो, तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ या पाकिस्तानी फौज को कमज़ोर करता हुआ नजर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने हमें काफ़ी अहम खबरें भी दी हैं और तबसरा तज्ज़िया भी किया, शुक्रिया। और इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं। मैं ख्याल है सबसे पहले तो रऊफ़ क्लासा साहब आपकी बारी आती है, क्योंकि आपने अनवर इकबाल साहब का सुना, उन्होंने कहा कि ज़्यादा उम्मीदें उस पर नहीं रखनी चाहिए और टैरिफ्स पे रखनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है हम इतने वाकई अहम हो गए हैं कि इतनी बड़ी वहाँ पे कैंपेन चल रही है इमरान खान साहब के हक़ में, इतनी लॉबिंग हो रही है, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा और टैरिफ में भी कमी या जो वैसा ही रखना जो है वो मुतवक्के उसका इम्कान मौजूद है? जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, हम जो वैसे तो फॉरेन पॉलिसी इस पर बैठे हुए हैं, तो ये बताएंगे बेहतरीनी की फील्ड भी है। अभी ये रिसेंटली दौरा भी बड़ा एक कामयाब करके आए हैं बिलावल भुट्टो साहब के साथ। सो हमसे तो बेहतर ये चीज़ें, ये इन इश्यूज़ को जानते भी हैं, इनकी फील्ड भी है। एक चीज़ जो हमारे यहाँ जो मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है एज ए स्टूडेंट के तौर पर, कि हमारे यहाँ हर जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इज्जत, गैरत और ज़ाती यारी दोस्ती समझ लीजिए। जैसे हम देहाती, हमारा देहाती कल्चर है, कबैली कल्चर है, मतलब लैंडेड या अरिस्टोक्रेसी है या कबैलियत है, या आप वो कहते हैं या आप हमारे साथ हैं, आप हमारे दोस्त हैं तो फिर आप हमारे साथ हैं, आप खड़े रहें, हम आपके लिए जान दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं हमारे लिए जान दे रहे हैं। और हर हमारे यहाँ आप नोट करेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी पे एक बड़ा खूबसूरत कमेंट किया जाता है, वो गैरत और बगैरती होती है। या हम गैरतमंद हो जाते हैं कि हमारी गैरतमंद पॉलिसी होनी चाहिए, या हम बगैरती में चले जाते हैं कि जनाब के ऐसी देखें जनाब। अच्छा ये नहीं देखते कि यूरोप से भी ज्यादा आप ताकतवर कुछ चीज है। अमेरिकन की बात अगर कर लें तो यूरोप के हवाले से वहाँ 10 आपको याद है मिलियन मार्च हुआ था 2003 में, ये अफगानिस्तान ये सारी इराक पे वार के लिए, मतलब मिलियन मार्च की मैंने तो वहाँ से सुनी थी, पहले भी होंगे मौजे तंग साहब को लॉन्ग मार्च उनका छोड़ के। तो वहाँ पे 10-12 लाख लोग निकले, बल्कि 20 लाख लोग निकले। आप जाके जंग न लड़े वहाँ पे उसमें इराक में, तो क्या रुक गए थे वो? ये जो आपका ब्रिटेन है या आपका इवन यूरोप है, यूरोपियन ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, तो ये दुनिया में हमेशा ये अमेरिकन लाइन लेते रहे, आपके सामने ही है। वहाँ पे इज्जत गैरत के मसले नहीं बनते, बिकॉज अंडरस्टैंड कि हमारा इंटरेस्ट है ना, मफादात की वजह से उनको पता चलता था इराक पे अकेले ये भी कब्जा कर सकता है, आके अमेरिकन कर सकते हैं, कल को हमें ऑयल चाहिए, हमें कंट्रैक्ट चाहिए, हमें वहाँ से सप्लाई चाहिए। यही आवाम जो सड़कों पर निकली हुई है ना आज के, मत हमले करें और ऑयल में से अपना हिस्सा ना लें, या जो आपको फ्यूल सप्लाई है, तो कल को जब महंगाई होगी, ऑयल सप्लाईज नहीं होंगे, ब्रिटिश ये जो उनके कंपनीज हैं, तो यही लोग आके हमारे घरों को आग लगा देंगे जनाब कि ये देखें इतनी सर्दी है, इतना विंटर है और आप लोग जो है हमें वो नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे। हुकूमतें बाज़ दफ़ा वो आके अगेन उसमें इमोशनल फैसले नहीं करते और उन्हें करने नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये नोट करें, हमारे यहाँ ये हमेशा यही समझा जाता है कि जनाब कि हमारे साथ दुनिया के हर जो मुल्क है ना, हमारे साथ बराबरी पे आके डील करे, मतलब हमारी फने खानी जो है ना, हमारी गर्दन का सरिया, हमारी औकात, हमने कोई दुनिया की अपने आप को इतनी बड़ी तोप चीज समझ लिया कि हम हर एक चाइना हो, उसके रशियंस हो, आपके अमेरिकन, यूरोपियन, जो भी दुनिया का मुल्क हो, हम कहते हैं हमसे बराबरी की बात करें और एक हफ्ते बाद पैसे मांगने में पहुंचे हुए होते हैं। तो ये चीजें इस तरीके से नहीं होती। तो लिहाजा हमारा कभी कभी दौर लग जाता है। मतलब आपको याद 60s में दौर लग गया था, यूब खान साहब का लग गया था कि उस वक्त अमेरिकन और उनकी कम्युनिस्ट ब्लॉक की जो एक कोल्ड वार थे, हमारा दौर लग गया था चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। हमने अड्डे दिए उनको, उन्होंने अड्डे लिए, उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें आपको सीटो सेंटो त्यारे जहाज वेपन दिए, हमने 65 की वार लड़ी उसके साथ। ऐसे आपको देख लें, उनका दौर लग गया था, जिया साहब का दौर लग गया, मुशर्रफ साहब का दौर लग गया। ये हमारी पॉलिटिकल हुकूमत का मुझे तो पहली दफा कोई दौर लगता लग रहा है, अगर मुझसे पूछें, थोड़ी सी मैंने तारीख पढ़ी है। अदरवाइज अमेरिकन से हमें एक ही शिकायत रही है कि ये कभी भी पॉलिटिकल हुकूमतों को सपोर्ट नहीं देते थे। ये हमेशा जाके पाकिस्तान में फौजी हुकूमतों को वो माली इमदाद हो, मुआशी इमदाद हो, असला वेपन जो भी देना था, वो हमेशा फौजी इमदाद मिलती थी आपको। ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है फॉर वट एवर रीजन कि अफगानिस्तान में उनको हमारी अभी भी जरूरत है, देश के हवाले से हमने कोई बंदे पकड़ के उनको दिए हैं जिनको उन्होंने कांग्रेस में अनाउंस करके ट्रंप साहब ने अपना नाम लिया है, हमने उनके कहने पे सीज फायर कर लिया, उनका हमने उनका नाम दे दिया है नोबेल पीस के लिए, वट एवर जो भी, या इंडियन ने उनको वो कर दिया, अनाय कर दिया अपनी ही उन्होंने हमाकतों की वजह से, और हमारा दौर लग गया है। तो दौर लग गया है, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि पहली दफा
कोई पॉलिटिकल हुकूमत है। आप कह रहे हैं बार-बार कि पॉलिटिकल कभी बेनज़ीर भुट्टो साहब का दाव नहीं लगा, मिलिट्री टू मिलिट्री उनके या स्ट्रेटेजिक उनके। भुट्टो साहब का दाव नहीं लगा, ही वाज हैंग्ड इन सेइंग कि मुझे अमेरिकन मरवाना चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब का नहीं लगा, नवाज शरीफ साहब का नहीं लगा, ये देख लें। इवन इमरान खान साहब एक दफा गए थे लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज वो भी नहीं ला सके थे। सो पहली दफा हम देख रहे हैं कि मेजर कोई आपको फायदे जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, ये अगेंस्ट इंडिया हो रहे हैं। इसी इज्जत और गैरत को आप देख रहे हैं, दूसरा पॉलिटिकल उसके ऊपर भी कि क्या इमरान खान साहब के साहबजादों की मौजूदगी, मुलाकातें, लॉबिंग, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पे भी इज्जत और गैरत का पीटीआई के अंदर जो है वो एक सवाल उठाया अभी बात की ना और इकबाल साहब ने, बड़ी अहम बात थी। तो सवाल ये है कि एक इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, वो सदर ट्रंप को या अमेरिकन को क्या दे सकते हैं? जो यहाँ पे सर्विंग आर्मी हो या आपकी पॉलिटिकल एलीट हो, दे आर इन ए पोजीशन टू गिव समथिंग। मतलब ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि इमरान खान साहब को इस वक्त क्या उनके अमेरिकन को ज़रूरत है कि इनको निकालें, लेके आएँ और इनको दोबारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है इनके साथ ताल्लुकात ख़राब करें। जो चीज़ इनको पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट नहीं दे पा रही या शहबाज शरीफ साहब नहीं दे रहे, पार्लियामेंट नहीं दे पा रही, तो वो कोई इमरान खान साहब देना चाहते हैं। कोई ऐसी कोई चीज़ गिदड़ सिंह है खान साहब के पास जो मुझे आपको नहीं नज़र आ रही, दैट समथिंग एल्स। अदरवाइज ये कि एस्टेब्लिशमेंट का अपर हैंड है, मेरा तो हर वक्त रियासत का ही होता है, हर जगह पे खान साहब भी होते ना इस वक्त। अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते इन हालात में तो उनका अपर हैंड होना था। नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ, बिलावल साहब, उनका नहीं होना था। दैट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं उसके दूसरे वो उनके जो बच्चों का ट्रिप है उसके ऊपर आती हूँ, लेकिन आप क्या कहेंगे टैरिफ के ऊपर? क्यों आपको लगता है कि अमेरिका वाकई हमारे मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो गया कि वो कहेगा कि जी अच्छा हम कम कर देते हैं? जैसे क्लासेस हमने सही कहा, जज्बात से अलग होके बिल्कुल बात को मैं पूरी तरह एंडोर्स करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में से मेरी आपके नाजरीन से इस्तदा है जज्बातियत अज़राए करम निकाल दें। और हम देख रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा जुमला बोला है शुरू में कि गज़ा आज का करबला है। अब अगर वहाँ जज्बातियत काम नहीं आ रही हमारे, और हकीकत यह है कि इतना भयानक कत्ले आम हुआ है, और उससे सिग्नल क्या है कि वो जो सना खाने तकदीस ह्यूमन राइट्स हुआ करते थे सारे पूरी दुनिया में, मगरब में और अमेरिका जो था, वो उनकी कहाँ गई है कमिटमेंट ह्यूमन राइट्स से? वो ख़त्म होगी ना जब उनके स्ट्रेटेजिक उनके मफादात आए हैं। तो उन्होंने फैसला ये किया कि वो इसराइल के साथ आएंगे। तो लिहाजा यहाँ भी हमें एक तो पहली बात की जज्बातियत से निकलना है। अब अमेरिका भी देखिए सोवियत यूनियन के दौर में ये जो इंसानी हकूक, जमहूरियत, वो एक हथियार था अमेरिका का सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो उन्होंने इस्तेमाल किया। हेलसिंकी से शुरू हुए, उन्हें कहा ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, चूंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है लिहाजा हम उनके खिलाफ हैं। अब जबकि वहाँ हम बहुत देर हो गई है उस सर्द जंग से निकले हुए, अब अमेरिका की नंबर वन जो बात, अमेरिका की वो कमिटमेंट नहीं है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए। ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अभी जबकि हम वॉशिंगटन से होकर आए हैं, 1 महीना सवा महीना हुआ है, कैपिटल हिल पे गए हैं, दोनों जमातों के कांग्रेसमैन और सेनेटर से मिले हैं। वहाँ किसी ने हमें, एक्सेप्ट एक शख्स ने दबे अल्फाज में बात की, किसी ने पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में या ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। वहाँ सिर्फ यही सवाल था जिसके लिए हम गए हुए थे और हमने फोकस भी किया इस पर कि जी क्या हिंदुस्तान ने आपका पानी रोक लिया है? वो जो उनका इंडस वाटर ट्रीटी से निकले हैं उस पर बहुत कंसर्न था। कुछ लोग जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थे उनका कंसर्न ये था कि जी जो है वो जो मिसाइल चले हैं 10 मई को, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो जानना चाहते थे। लेकिन हमें वहाँ कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के में कोई कंसर्न बराह रास्त नजर नहीं आया कि जी जो है ये एक जमात है या इसका कोई लीडर है। कोई मेंशन नहीं हुआ, बहुत एक फेंट मेंशन हुआ, वो भी इस हद तक के पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी का मयार है, जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बारे में उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। बट दैट्स तो लिहाजा वहाँ हमें तो कोई कंसर्न बराह रास्त, हालांकि हम लोग चूंकि वज़ीर आज़म को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ, तो अगर कोई वाकई सीरियस कंसर्न होता तो वो बाहर आता। लोग बार-बार बात करते हैं ना कि देयर इज नो फ्री लंच इन यूएस, यानी और बल्कि दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखिए उनके कंसर्न्स क्या है। वो पाकिस्तान से जो टेररिज्म है और इस वक्त जो इस्लामिक स्टेट खुरासान ISKP
उससे लड़ने में मदद चाहते हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान, जो बात क्लासा साहब ने की है मैं उसको खोल देता हूँ। पाकिस्तान बहुत सालों से अपनी जोग्राफियाई लोकेशन को लेवरेज कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो मुख्तलिफ जंगों में सामने आता है, वो सर जंग में सामने आता है, वो फिर पहली अफगान जंग में सामने आता है, फिर दूसरी अफगान जंग में सामने आता है। तो लिहाजा हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से हमें इग्नोर करना मुश्किल है। तो लिहाजा मुल्क, ये कोई मुल्क ये नहीं चाहेगा तो क्या कि कोई वो पाकिस्तान फ्रंट है जिसके लिए वो पाकिस्तान को इतना नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान से गुफ्तगू जारी रखना चाहते हैं, एक जौहरी ताकत होने के नाते से, और अभी जो सिचुएशन बनी है एक जौहरी जंग को रोकने के नाते से। देखिए ये बात क्लियर और अभी लिखी भी है, मैं खोल देता हूं, ये बात भी खोल देते हैं कि अगर आप किसी मुल्क से आपके मुखासमत के ताल्लुकात हैं, फिर आपका असर नहीं उसके ऊपर होगा। तो अगर अमेरिका अपना असर कुछ ना कुछ बरकरार रखना चाहता है पाकिस्तान पर, तो मुखासमत से तो उसका काम नहीं बनेगा। तो लिहाजा वो एक डायलॉग खोलना चाहता है कि अभी इंडिया और चीन, मतलब इंडिया ने अपना रुख चीन की तरफ मोड़ा है, उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और वो एक थ्रेट कर रहे हैं इस वक्त। उनको भी एक दफा पता लग रहा है कि वो बैलेंस ऑफ पावर रखें किसी तरीके से। देखिए ना, ये जो अभी 10 मई को जो हमारा एक मार्का हक मुकम्मल हुआ, उसने एक बात खोल दी है कि साउथ एशिया में अब सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं है, चाइना भी अब उसी तरह एक पूरी तरह प्लेयर है। और अभी जो उन्होंने दरिया ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक बहुत बड़े डैम का ऐलान कर दिया है, हिंदुस्तान में उसकी जो है वो कहते हैं ना जलजलाहट पैदा हो गई है कि भाई ये क्या हो गया। तो लिहाजा उनको भी समझना पड़ेगा कि वो अब सिर्फ पाकिस्तान से डील नहीं कर रहे, वो चाइना से भी डील करें। अब वो चाहे उसमें ये भी कहते हैं जी चाइनीज वेपन्स थे, जंग तो उन्होंने हमसे लड़ी है, तो लिहाजा वो जिसकी भी मदद से लड़ी है, लेकिन अब उन्हें ये अंदाजा हो गया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ रहे। अब ये भी जो फैक्टर है वो भी अमेरिका को इस बात पर पुश करेगा कि वो पाकिस्तान से कम गुफ्तगू जारी रखे। और ये जो टैरिफ की बात आपने की, टैरिफ में देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है टैरिफ में वो ये है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो हमारा सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है उसके ऊपर टैरिफ कम हो। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो ऑफर कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में कि हम भी बैलेंस करने के लिए शायद कोई तेल खरीदना शुरू कर दें अमेरिका से, या हम कोई गैस खरीदना शुरू कर दें, ताकि जो है वो अच्छा इसके इम्कानात हैं। जी देखिए ना, कॉटन हम ऑलरेडी कुछ खरीदते हैं पहले उनसे, पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो शायद हम ज़्यादा तादाद में, तो लिहाजा ट्रेड को कुछ मुकम्मल बैलेंस तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल पहले से बेहतर बैलेंस होगा। और उसके नतीजे में अगर हम, हमारी जो निगोशिएशन है वो यही है कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जीरो टैरिफ कर देते हैं, अच्छा। आप हमारी प्रोडक्ट्स पे जीरो टैरिफ कर दें। और इसके ऊपर आपको लगता है कि कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा? जीरो तो शायद मुश्किल है, लेकिन बहरहाल उस पे कुछ ना कुछ। उनके सेक्रेटरी स्टेट थे इस पे कॉमर्स पे, वो लंच पे भी थे, और हो सकता है रॉबर्ट लडनिक उनका नाम है, लडनिक उनका नाम है। और लडनिक को जो हमें रिपोर्टिंग हुई है सदर ट्रंप की तरफ से बराह रास्त यही हिदायत थी कि गिव द बेस्ट डील टू पाकिस्तान। अब देखते हैं कि ये बेस्ट डील तो वो देखते हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर जो है ये बेस्ट डील हमें पता चल जाएगी। अहमद वैसा अपनी जो पहली स्टोरी है, दूसरी स्टोरी रादर, कि कासिम और सुलेमान जो है वो अमेरिका पहुंचे हैं, और अमेरिका जब भी कोई जाता है, उससे पहले जब ट्वीट्स आने शुरू हुए थे तो बड़ी हाई होप्स थी आपकी जमात की, और मुख्तलिफ लोग जो है उसको प्रोजेक्ट भी कर रहे थे, और हमने अभी भी देखा है। आपको क्या लगता है कि उनका दोनों का जाना, अभी आपने सुना खुर्रम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिक्र भी नहीं किया और वो इंटरेस्टेड ही नहीं लगे कि इस मामले के ऊपर बात करें, तो क्यों आपके ख्याल में गए होंगे दोनों साहबजादे इमरान खान साहब के अमेरिका? देखिए मेरा ख्याल है वो इंसान जो है जब तकलीफ में होता है तो वो हर तरफ हाथ मारने की कोशिश करता है, कोई ना कोई कि कहीं से उसको कोई रिलीफ मिल जाए। वरना अमेरिका से अगर ये तवक्को रखना कि वहाँ से कोई फेवरेबल रिस्पॉन्स ऐसा मिल जाएगा कि जो इनको बहुत तकवीत पहुँचाएगा या इमरान खान के रिहाई के लिए इसमें कुछ सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो सरदस्त तो मुझे ऐसी सूरत नहीं लगती। और अमेरिका देखिए ना, एक ऐसा मुल्क, आप अभी आपने तमहीदी कलमात जो आपने फरमाए उसके अंदर बड़ी अच्छी बात आपने गज़ा के पट्टी के वहाँ के अवाम और वहाँ के औरतों और बच्चों की भूख और उनकी प्यास और करबला का समा जो आपने उसमें खींचा, और राइटली सो। तो मुझे तो ऐसा लगा कि वहाँ पे इस वक्त गज़ा में इंसानियत जो है वो दम तोड़ती हुई नजर आई।
جی اور دم اس انسانیت کے دم توڑنے میں سب سے زیادہ جو کردار نظر آتا ہے وہ تو مجھے ٹرمپ کا نظر آتا ہے, امریکہ کا نظر آتا ہے. آپ دیکھیے نا کب سے جنگ شروع ہوئی ہے اور کتنے ریزولوشن جو ہیں وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اور یو این او کے اندر جنرل اسمبلی میں آئے ہیں, اور تمام کے تمام جو ہیں وہ امریکہ نے ویٹو کر دیے کہ یہ بمبارڈمنٹ ان کی بند نہیں کی جائے گی. کتنا انسانیت سوز یہ عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے پچھلے 2 سالوں سے. اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ وہاں پہ کوئی کسی کا حساس دل ہے اور کوئی انسانیت کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ بھی کرے گا, کوئی سوچے گا یا کسی کو پرسویٹ کرے گا, میرا خیال یہ خیال میں خال ہے, اپنے دل سے نکال دینا چاہیے. مطلب یہ کہ اگر وہ فلسطین کے لیے نہیں سوچ سکتے تو عمران خان صاحب کے لیے کیسے سوچیں گے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا آپ کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر وہاں پہ جانے کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم سنتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم سنتے تھے ویسے دیکھیں نا غلامی نامنظور, ان کے کوئی دیکھیں جہاں جہاں تعلقات ہوں گے گئے ہوں گے. دیکھیں ان کے ابھی ان کے جو بیٹے ہیں ابھی نوخیز ہیں, ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, ابھی ٹین ایجرز ہیں, کوئی اتنی عمر کے نہیں ہے, کوئی ان کا تجربہ نہیں ہے. اور ایک ظاہر ہے ایک باپ کے لیے ان کے دل میں ایک ولولہ, ایک محبت, ایک وہ جو ہے جوش تو مارتی ہوگی نا, وہ جذبات تو ہوں گے. ٹھیک بات ہے, یہ حق ہے, لیکن اس سے زیادہ اس کی اہمیت جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہاں سے کوئی ایسا پروانہ لے کر آ جائیں گے اور یہاں پہ ایک دم سے وہ کھل جائے سمسم اور وہ سارے تالے کھل جائیں گے, تو ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی یہاں پر. اور یہ میں تو بلکہ ایک سٹیپ آگے لیتا ہوں کہ جہاں وہاں میں نے غزہ کے ریفرنس ہے, وہاں پہ انسانیت سوز ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے, وہاں پہ ہمارے یہاں پر بھی ہمارے چیف آف سٹاف وہاں پہ گئے اور وہاں جا کے جب وہ ملے اس کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ ملے ہیں, اور وہاں پہ وہ سجیسٹ کیا گیا کہ جی ان کو نوبیل پرائز امن کا دیا جائے, اور پھر ہماری حکومت نے بھی اعلان کر دیا. ایک طرف بتائیں آپ نوبیل پرائز تجویز کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جو انسانیت کا قتل کرتا ہوا اپنے عزائم سے ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو سب طرف ہی آپ دیکھیں کیا عجیب قسم کا نظام ہے. مجھے تو بڑی تکلیف سے ہے, میں مطلب ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جبر کہتے ہیں نا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. نہیں مگر پاکستان تحریک انصاف کے اس میں, اچھا یہ بات رؤف کلاسر صاحب جی آپ نے مکمل کر لی ہے بات, میں تاکہ کلاسر صاحب کے پاس جاؤں اس کے اوپر مزید بات کرنے کے لیے. ویسا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے ہماری اپنی انڈیجنس جو سیاست ہے, جو یہاں پہ صورتحال ہے وہی یہاں پہ بے حسی ہے, وہی صورتحال وہی انداز یہاں پر بھی ہے. یہاں پر بھی آپ نے ابھی دیکھیں 2 سال سے 2.25 سال تک وہ جیلوں میں رکھنے کے بعد اب سزائیں سنا دی اور وہ فیصلے پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کہیں پہ یہ بعض وکلا اور جو سیاستدانوں کو جو سزا دی ہے ایم این ایز کو اور ممبر جو ہیں جی میں نے بالکل اس کے اوپر میں آتی ہوں. پہلے میں ایک بات کر دوں, دیکھیں نا جس بے حسی کا درست طور پہ احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن پھر تحریک انصاف کے دل کے اندر بھی تو وہی بے حسی ہے نا کہ بے لاگ ہو کر انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جس ملک کو وہ اپنی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, رجیم چینج کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں امریکہ کو, وہ آخر پھر وہیں جا کر انہی سے بات کر رہے ہیں نا. تو یہی لاجک ہے کہ بھئی بے حسی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بقول پی ٹی آئی کہ خود وہ 1.5 سال اس کا ڈرم بجاتے رہے کہ جناب یہ تو امریکہ نے ہمارا رجیم چینج کہہ رہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں جس طرح کی سزائیں ہو رہی ہیں, پھر وہ کیا کرے خرم صاحب؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پھر اگر وہ جس ملک کو وہ اپنی تمام مصیبتوں کا اور رجیم چینج کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اگر اسی کے دروازے پر عمران خان صاحب کے بیٹے چلے گئے ہیں تو یہی لاجک ہے اور یہی جس کی طرف کلاسرا صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ پھر جذباتیت نہیں ہوگی نا. اگر جذباتیت ہوتی تو پھر امریکہ کی طرف تو پی ٹی آئی کا کوئی شخص کا رخ ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ جب وہاں جا کر آپ کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ کسی پالیسی کے تحت نہیں گئے ہوں گے, وہ خود اپنی نہیں صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کتنی طویل کیمپین چلی تھی کہ ٹرمپ آیا
اور خان باہر آیا. ٹرمپ آیا لیکن وہ نہیں ہوا نا ایسے, اور وہ بلکہ پہلی تقریر میں جب انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تب شاید پی ٹی آئی تک یہ بات سمجھی. تو پھر کیوں گئے ہوں گے کلاسر صاحب, ان کے صاحبزادے, کیوں ان کی امیدیں ابھی بھی امریکہ کے ساتھ ہے کہ وہ کوئی ٹویٹ ٹرمپ کر دیں گے, کوئی ملاقاتیں ہو جائیں گی؟ ملاقاتیں تو وہاں ہو جاتی ہیں جیسے انور اقبال صاحب نے کہا, اس کا رزلٹ کیا کچھ نکل سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے جو لوکل پی ٹی آئی سے آپ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ 1 by 1 آپ اپنے آپشن جو ہے ایگزاسٹ کرتے ہیں, 1 2 3 4 آپشن A B C D اینڈ وٹ ایور, وہ انہوں نے اتنے مطلب پے در پے استعمال کیے ہیں میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے یا ان کی لیڈرشپ نے یا عمران خان صاحب نے, کہ الٹیمیٹلی ود ان 2 years اب انہیں وہاں لندن جانا پڑا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ہم لانچ کریں. پالیٹکس ایک لمبی گیم ہے, مطلب لمبی ایک ڈربی ریس سمجھیں, ایک اس کے لمبے گھوڑے کا یہ کام ہے. یہ مطلب ہے ڈو اور ڈائی نہیں ہوتا, جو کہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے کچھ عرصے سے بنا لی. زرداری صاحب جیل میں رہے, مطلب 2013 میں گئے اور پھر اس کے بعد وہ 2024 میں واپس آئے ایز اے پریزیڈنٹ. نواز شریف صاحب دیکھیں مطلب اس میں گئے تھے 2099 میں گئے تھے, دین دے کیم بیک ان پاور ان 13 میں آئے, 12-13 سال آپ کو لگ گئے. سو 10-12 سال آپ کو لگتے ہوتے. ونس یو آر آؤٹ آف پاور, آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں اگین یہ 1996 میں گئی تھی ان کی حکومت بے نظیر صاحبہ کی ٹوٹی, 2008 میں واپس ہے. ذرا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں نا, ہسٹوریکل پیٹرن نہیں بدلتے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا سمندر کا یا بارش کا دریاؤں کا پانی اپنا رستہ نہیں بھولتا. آپ گھر کھڑے بنا لیں, آپ ڈیم بنا لیں, کچھ بنا لیں, وہ جو اس کے تاریخی رستے تھے نا, وہ جیسے آج کل پاکستان میں ہوا ہے, وہ آبادیاں آپ کو اڑا کے لے جائے. آپ بے شک آبادیوں میں وہ باندھ ہیں, تو گھر بنائیں, تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں, تو پانی اپنا رستہ نہیں بھولتا, وہ یاد رکھتے. صدیوں بعد بھی اس میں کھڑا ہوا ہے. سیم گوز فار سم ہسٹوریکل یہ پریسیڈنٹ بھی ہوتی ہیں, وہ بھی اپنی ان کا جو ایک ان کی میموری ہے نا وہ کہیں نہیں جاتی. پاکستان کا پیٹرن 10 سال ہے جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک, کہ پاور میں نکلے ہیں واپس ہیں. سو آپ کو تھوڑی سی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں رکھنا چاہیے. یعنی آپ کہہ رہے 10 سال پی ٹی آئی انتظار کرے, وہ تو نہیں کریں گے. مطلب باقیوں نے بھی تو کیا, میرے کو کہنے سے انتظار انہوں نے کرنا تو نہیں ہے, باقی نہیں کیا تو کیا نکلا ہے, مطلب کیا نتیجہ نکلا ہے. سم ٹائم آپ کو ایک مطلب ہے, اگر آپ اور میں بھی پروفیشن کی, اگر میں اپنی بات کروں, مطلب ہمارے پروفیشن بھی ہمارے اوپر اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. سال تو سال ہم بھی بہر ہو جاتے ہیں, ہمیں بھی ڈمپ کرا دیا جاتا ہے, ہمارے بھی چینل پہ مطلب نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں, ہمیں بہر پھینکوا دیا جاتا ہے. بہت سارے اینکرز, بہت سارے جرنلسٹ, صحافی, آپ اور ہم نے بھی ذاتی طور پر بھگتی ہوئی چیزیں. میں ذاتی طور پر اپنے کو سمجھایا ہوگا, بیڈ پیچ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ گڈ تھنگز ہیپن ٹو دوز ہو ویٹ. پیشنس دکھائیں, تھوڑا سا ویٹ کریں. اب بھی نہیں تو مائی وے ہائی وے ابھی کر دیں, فوراً کر دیں. بچے والی ضد ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ کوئی شہزادہ ضد کر جائے, کوئی تریمت کو ضد کر جائے یا بچہ ضد کر جائے نا, اس کا کوئی علاج. میری ایک استدعا, دیکھیے انتظار نہیں ہے. 12 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیں؟ صحت, تعلیم, انفراسٹرکچر, امن و امان, سب کچھ ان کے ہاتھ میں, کل سے وہ ڈیلیور کرنا شروع کر سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں نا, ایک پاور تو ان کے پاس ہے نا, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے, کسی ذریعے سے بھی, مگر سوشل میڈیا چلے, لیکن جہاں ذمہ داری, جن 4 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے, ان کو ڈیلیور کرنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ وہاں کیوں اتنا برا حال ہے, اس کو کرنا شروع کریں. تو یہ انتظار والی بات وہ ہے نا کہ اگر آپ کیا اس طرح سے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں نا ان کی تو جو عمران خان صاحب لانگ گیم کی بات کریں کہ اگر خیبر پختونخوا میں نظر آتا ہے کہ پورے ملک سے بہتر گورننس ہے, بہتر تعلیم ہے, بہتر صحت ہے, بہتر امن و امان ہے, بہتر پولیسنگ ہے, بہتر لوکل کورٹس ہیں, تو پھر دنیا اس کی طرف ضرور, یہ لانگ گیم تو یہی ہے. تو ابھی امیجیٹ اس کے لیے تحریک چل رہی ہے نا, یہ ایسا ہی ہے نا کہ وہ ان کی تحریک عمران صاحب نے سارے پتے یوز کر لیے ہیں, میرا یہ خیال ہے. آخری مطلب ٹرمپ کارڈ آخری تھا, ہم سمجھتے تھے, لیکن خان صاحب نے ایک اور کارڈ بھی نکالا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی آ سکتے. خان صاحب کے اپروول کے بغیر تو نہیں آتے. حالانکہ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے, 3.5 سال وہ یو کے نہیں گئے کہ بچوں سے نہ ملنا پائے. وہ پرائم منسٹر بنے, بچوں کو انہوں نے اپنے اس پہ بھی نہیں بلایا, اوتھ دے کے نا بہنوں کو بلایا. آج کل نظر کون آتے ہیں, بہنیں نظر آتی ہیں یا بچے نظر آتے ہیں, اور وہ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنسی میں وہ انوائٹ ہی نہیں تھے. 3.5 سال خان صاحب گئے ہی نہیں ہے لندن, بچوں سے ملے نہیں ہیں, ملاقاتیں نہیں ہوئی, نہ بچے یہاں پر آئے ہیں. یہ خیر ان کا پرسنل مسئلہ ہوگا. ہیونگ سیڈ آل دس, آپ کو جب پاکستانی پالیٹکس میں آتے ہیں, آپ کو یہاں کے پیکیج کا علم ہے. آپ سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ آپ سے پہلا پرائم منسٹر, سب سے پہلا لیاقت علی خان صاحب کو گولی ماری گئی تھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی لگے, بے نظیر بھٹو قتل ہوئی, نواز شریف صاحب دہشت گردی میں 14 سال
उनको सजा हुई, जलावत नहीं हुई, मतलब उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हो गए, गिलानी साहब हो गए, राजा परवेज रशफ, नेम है, लंबी लिस्ट है, ये सारे जेलों में गए। तो खान साहब जो पावर में आ रहे थे उन्हें नहीं पता था ये पैकेज है, यहाँ तो आपको सर देने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। आपको मुझे ये शौक नहीं है वजीर आजम बनने का या सियासतदान, हमारी औकात नहीं है, चले यूं जाते हैं, हम बड़े छोटे से वो हैं, हमारी छोटी सी औकात है, हम बैठ कर दानिशवरी फरमा रहे हैं, हमारे जहन पे सवार ही नहीं हुआ भूत जनून या कोई मुल्क की मैंने किस्मत बदलनी है, मैंने मुल्क बदलना है, कौन बदलनी है, फिर कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ती है। मैं इसको एशियन टाइगर बनाना है, या मैंने इसको मुस्लिम उम्मा का, भुट्टो साहब कहते हैं मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाना है, खान साहब कहते हैं इसको मैं ग्रेट बनाना है, भाई बनाओ, अगर आप लेकिन ये बात तो है तो इसकी प्राइस है भाई, बिल्कुल। अच्छा ये सारी चीजें लास्टली ये लोग हमें ब्लेम करते हैं, देखें ये आपने फलां कह दिया, यूं कह दिया, ओ भाई मेरे ये सारा सलूक एक दूसरे के साथ आप और मैंने किया है, ये आसम शराजी और रऊफ इसके जिम्मेदार हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है। खान साहब के दौर में कौन सा लीडर था जेल से बाहर था, बताएं कोई नाम लें, आप भी तो ये कुछ कर रहे थे, वो आपके साथ कर रहे हैं, कल को आपका दौर लग जाएगा, आप इनको जेलों में डाल दीजिएगा, हम बैठ गए दानिशवरी फरमा रहे होंगे, आज भी हम कह रहे हैं गलत हो रहा है, कल को फिर कह देंगे जनाब गलत हो रहा है, आपने कौन सी हमारी सुननी है, इन्होंने कौन सी सुनी थी, आपने रूल्स ऑफ द गेम सेट कर दिए हैं कि हमने एक दूसरे को जेलों में रखना है, एक दूसरे पे केसेस बनाने हैं, गाली करनी है, गलोच करनी है, फैमिलीज को, बच्चों को, सबको खराब करना है, तो भाई साहब वेलकम, घोड़ा भी है, तलवार भी है, मैदान भी है, मजे करें। और उसके बाद फिर आपको ये डील पसंद है अपने बारे में, तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को जेलों में डाल के अपने वर्करों को मरवा के, गोलियां मरवा के बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। फिर अच्छा बिल्कुल अहमद अवैस साहब, हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ हमदर्द है कि मत करें, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके लिए अब 9 मई के जो केसेस अब फैसले हो रहे हैं, अगस्त तक मेरा ख्याल है जो डेडलाइन है 4 महीने की वो ख़त्म हो रही है, और उसमें बहुत सारे और लोगों के नाम भी हैं जो कि इसमें नाअहल हो सकते हैं, उनको सजाएं हो सकती हैं, और नाअहलियत ज़ाहिर कौमी और सूबाई असम्बली से उसका सियासत पे क्या असर होगा, क्या मज़ीद टफ डेज़ आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद अवैस साहब, ज़ाहिर है कि 9 मई के ऊपर के अंदर जो है बहुत सारे लोग अब उनको सज़ाएं हो गई हैं। अगस्त तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 महीने की डेडलाइन है और उसके वो पूरी हो जाएगी सितंबर में, अगस्त में। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कितने और अरकान जा सकते हैं, और उनके पास हक तो है हाई कोर्ट में जाने का? देखिए, ये तो एक आप कानूनी प्रोसीजर की बात बता रहे हैं कि ये रेमेडीज जो है, जब टेररिस्ट कोर्ट ने सजा दे दी है तो उसकी रेमेडी जो है अपील है हाई कोर्ट के अंदर जी, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल। लेकिन हम उस हकीकत को तो नहीं भुला सकते ना। 26वीं तरमीम के बाद सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है। ये खतरनाक सूरत हाल, ये किसी तरह भी टर्न हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग भी बड़े परेशान हैं। आप देखें हालात किस किस्म के पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान आपको लगता है कि तहरीक आप एग्रीकल्चर फील्ड को देख लें, आप नहीं, तहरीक के अवामिल मौजूद हैं, वो चलाएगा कौन? बहुत ज्यादा मौजूद हैं, और ये बढ़ जाएगी। आप अगर 5 तारीख को जो चाह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, लीड कौन करेगा उसको? अलीमा खान साहिबा करेंगी, उनके साहबजादे करेंगे, कौन करेगा? क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि वो जेल से खुद लीड करेंगे। ना इसको उनके साहबजादे लीड करेंगे, वो मोस्ट लाइकली वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। अच्छा। और ये अलीमा खान जो है, ठीक है, उनकी बहन है, एक बहन को जो भाई के लिए उनके जज्बात होते हैं वो उनके भी हैं, होने चाहिए, लेकिन वो एज ए पॉलिटिशियन तो उनकी वो नाअहलियत है ना, वो लीड करेंगी ना, करनी चाहिए। वैसे एक कारकुन की हैसियत से एक बीच में शामिल हो जाएंगी जब अगर बात चल रही है। लेकिन ये जब एजिटेशन बढ़ जाते हैं ना, तो फिर ये इनके लीडर भी अपने आप बन जाते हैं और लोग भी अपने आप निकल आते हैं। आपने हिस्ट्री देखी होगी, आपने जो PNA की मूवमेंट चली थी भुट्टो साहब के खिलाफ जो बन गई थी, उसमें हालात देखे होंगे आपने, क्या हुआ था। सर, अयूब खान के खिलाफ तो ये पता है कि पाकिस्तान में कोई तहरीक जो है वो क्या बना था, वो कोई भी तहरीक जो है वो लोकल हो या बाहर के ताकतवरों के बगैर नहीं रही। तारीख तो ये बताती है, PNA हो या बन जाती है ना, पे अवाम की ताकत तो ज्यादा हो जाती है। जब भी अवाम की ताकत बढ़ जाएगी
اس کو کہیں نہ کہیں سے آشیرواد ملتی ہے. 26ویں ترمیم سے تو بہت پہلے جو ہم نے 4 سیاہ دور دیکھے، ثاقب نثار صاحب کا، اس کے بعد کھوسا صاحب کا، گلزار صاحب کا، بندیال صاحب کا، جہاں 22 مہینے جو ہیں وہ ہمارے لیڈروں کی ضمانتیں نہیں ہوئیں. تو کیا 26ویں ترمیم سے پہلے بھی کوئی نروانہ نہیں تھا جو 26ویں ترمیم نے تباہ کر دیا؟ اور مجھے بھی یاد ہے اچھی طرح کہ سپریم کورٹ مگر یہ تو نہیں کہ پوری پارٹی کو ہی آپ نے یہ دیکھیں نا، اب یہ جو 9 مئی کے فیصلے ہیں اس میں 52 اگر لوگ ہیں جو کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک چھوٹا موٹا ضمنی انتخاب تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. آپ اس پہ بھی فوکس کریں. آپ دیکھیں نا فیصلہ، ایک فیصلے میں لکھا ہے انہوں نے کچھ لوگ بری نہیں ہوئے. جی میری بات سنیے. تو لہٰذا یہاں تو پاکستان کی عدالتیں جو ہے نا، پاکستان کی عدالتیں، اس پر تو کوئی بات کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آج کی عدالتیں اچھی ہیں اور پچھلی خراب تھیں، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پچھلی اچھی تھیں آج کی خراب ہیں، پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں تو کم بات کی جائے تو بہتر ہے ہم سب کے لیے. مگر یہ تو ہوتا رہا ہے نا، تیرا جج میرا جج، یہ تو چلتا رہا ہے اس ملک کے اندر. لہٰذا آج جو لوگ ان کنوکشنز کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت مٹھائیاں بانٹتے تھے. تو یہ تو پاکستان کی سیاست کا جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ اس کا حصہ ہے. مگر آپ دیکھیں نا 9 مئی کے اندر سب کو سزا ہو گئی ہے تقریباً، اور بھی اگلے چند ہفتوں کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی تحریک چلانے والا رہے گا؟ مطلب اگر خان صاحب کے اوپر آپ اعتراض کرتے کہ جی دیکھیے 9 مئی ریاست کے اوپر حملہ تھا، ہمیں اس کی شدت کو، اگرچہ وقت گزر گیا ہے، اب 2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کی جو شدت ہے ریاست کے اوپر، اس طرح کا حملہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ریڈیو پاکستان پشاور بھی جلے اور جناح ہاؤس لاہور بھی جلے، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی ہو، جانوروں کو جلا دیا پشاور میں انہوں نے، پورے کراچی میں انہوں نے وہاں جو ہے جو گاڑیاں تھی پولیس کی، پولیس کو زد و کوب کیا. تو لہذا وہ جو حملہ تھا اس کے آج ہم کہیں گے جی وہ سیاسی تھا، جی پتہ نہیں کس نے کرایا تھا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اوپر کسی ایک سیاسی جماعت نے اس طرح کا براہ راست متشدد حملہ نہیں کیا جس طرح 9 مئی کو ہوا. کہا جاتا ہے کہ یہ کو کرنے کی کوشش تھی، یہ تختہ الٹنے کی کوشش تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یہ اگر میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ پڑھیں کہ میں نے آج دیکھا وہاں پہ جو ایک جس میں وکلا اور ایک ان کے بھائی جو ہے ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موقع پہ نہیں تھے، ایویڈنس کوئی موجود نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کیونکہ ہیں سزا دے رہے ہیں. یہ فیصلے میں عجیب و غریب قسم کا فیصلہ آیا ہوا ہے، آپ دیکھیے تو صحیح. یہ کسی ایک کا فیصلہ ہے؟ آج فیصلے یہ کسی ایک کا فیصلہ ہے یا سب کے فیصلے جو آئے ہیں؟ نہیں سر، مگر شاہ محمود قریشی صاحب تو بری ہوئے ہیں نا اس میں. نہیں احمد اویس صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ لاہور میں نہیں تھے تو ان کی بریت ہوئی ہے. یہ تو سپانسرڈ ہے نا کہ یہ ان کو آپ وہ جو ٹیررس کورٹ کے جج کو اس کی کیا مجال ہے کہ جو جہاں پہ تو آپ نے دیکھا تھا جب عمران خان کی 8 فروری سے پہلے جو اس کے 3 کیسز میں سزا ہوئی تھی، رات کے 1 بجے تک وہ بیٹھ کے سماعت کرتا تھا. یہ بھی اس نے بھی جب فیصلہ اب سنانا تھا تو رات کو 1 بجے تک بیٹھا ہوا تھا. کس کے حکم سے بیٹھتا تھا؟ ہم نے 2018 کے الیکشنز میں بھی دیکھا سر، وہ تو ہم نے واٹس ایپ کے اوپر بھی فیصلے دیکھے ہیں. اس ملک کی تاریخ جو ہے وہ عجیب ہی رہی ہے اس معاملے کے اوپر. لیکن کلاسز صاحب پھر کیا کہیں گے؟ یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. جی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کسی ڈیل کا نتیجہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں مطلب ہے جو بندہ آپ بتا رہے ہیں کہ شہر میں نہیں ہے تو اس پہ کیسے آپ اس کو سزا دیں گے؟ ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بری ہوئے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب از ناٹ آؤٹ آف ووڈز. ہاں، ابھی ان کے اوپر کیسز ہیں. وہ دوسرا کیا کیس ہے وہ کہ وہ سازش میں شامل تھے، حملہ سازش کیس میں، جو مطلب ہے وہ جی ایچ کیو وغیرہ یہ کیس ہے نا، یہ تو وہ اس میں کولابریشن میں لے گئے ہیں. سو انہوں نے وہاں پہ تو اگر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر سزا دیتے تو زیادتی کرتے وہ، مطلب پھر اس کے بعد جتنا بھی انہوں نے فیصلہ کیا آلریڈی اس پہ یہ کوشچنز اٹھ رہے ہیں بہت سارے ٹیکنیکل، جیسے احمد اویس صاحب بھی اس میں بتا رہے ہیں جو بعد میں چیلنج بھی ہوں گے، ریلیف بھی شاید مل سکتا ہے. سو وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیا اس کو کہنا کسی ڈیل کا حصہ، میں تو اس کو ڈیل کا حصہ نہیں سمجھوں گا. دیٹس اے ویری آبویس. راشد کا بات سن لیجئے نا، وہاں شہر میں بھی نہیں ہے. یاسمین راشد صاحبہ کا تو سر وہ کہہ رہے ہیں شواہد پیش کیے جو کورٹ نے کہا ہے. یاسمین راشد کا سنیے آپ، وہ اس کی وہ باہر کھڑی تھی، گرفتار بھی باہر جانتے لیگل سائیڈ احمد اویس صاحب جی ظاہر ہے ان کے پاس ابھی حق ہوگا. ٹھیک بات ہے، اگر وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے احمد اویس صاحب، بار یہ کہہ رہی تھی وہ پروفیشن ہے، ہم نہیں جانتے ہوتا. لیکن میں ایک اور کہہ رہا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی مجھے لگتا ہے یاسمین راشد جو ہے، میں احمد اویس صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں، یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرو.
اس سے بیونڈ. اور یہ ساری آواز جو ہے بی بی سی تک نے سنائی ہے, وہ اس کا ریکارڈڈ آواز جو ابھی اس میں بھی آتی رہی ہے. اور ان کو یعنی 75 سال کی خاتون کینسر کے مریض ہیں. ٹھیک. اور پہلے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب فیصلے آئے ہیں تو سارے معاملے میں شفافیت بھی آئی ہے, اس کو چیلنج کرنے کے راستے بھی کھلے ہیں, اس پر بات کرنے کے راستے کھلے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے عدالتوں کے جو فیصلے سے پھر کہوں گا بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے وکلاء ہیں احمد اویس صاحب جیسے, وہ سارے ایشو کو کھولیں گے, فیصلے پڑھیں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ جہاں کنوکشنز ہوئی ہیں وہاں بریت بھی ہوئی. شفافیت کے اوپر سوال تو ہیں, بہت سارے سوالات تو ہیں نا کلاسا صاحب, اس طرح کے اٹھائے تو جائیں. یہ جو اگر عدالتیں صاف اور شفاف فیصلے دیتی ہوتی, میں دنیا بھر کے کنسیپٹ کی بات کر رہا ہوں, تو پھر آپ کو یہ فورم کیوں دیے جاتے ہیں؟ تو سیشن کورٹ کا فیصلہ آپ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ والا سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے. اٹ مینس کہ لا یا اس کے جسٹس کے نزدیک بھی لا جسٹس کے نزدیک بھی یہ فیصلے جو ہیں کوئی آخر نہیں ہوتے, مکمل نہیں ہوتے, اس میں بھی فلاز ہوتے ہیں, اس میں بھی ڈرا بیکس ہوتے ہیں جو کہ بعد میں اگلے فورمز پہ آپ ان کو کرتے ہیں. مطلب موت کے بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں, اوور ٹرن ہو جاتی ہیں, یا بہت سے لوگ بری ہوتے ہیں ان کو بعد میں سزائیں ہو جاتی ہیں, جرمانے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. اور یہ تو انسداد دہشت گردی کے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ عدالت آپ کو لگتا کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر کیا ہوگا؟ اویس صاحب کو سن لیں, میرا اویس صاحب, جی اویس صاحب آپ کوئکلی بات کر لیں, پھر میں وائنڈ اپ کرواؤں گی. یہ فورم کی میں فورم کی بات کر رہے ہیں. 8 ججز نے لکھ کے دیا کہ جناب یہ ہمارے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے تھے, بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے, اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, میں اسی کے اوپر بات کر لیتی ہوں. جوڈیشری کو کمزور کر دیا گیا, ان کے ججز اتنے کمزور ہیں. میں احمد اویس صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں کہوں اگر اتنے ججز وہ کمزور ہیں, گھر بیٹھ جائیں, اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے, لوگوں کو نہیں بلا سکتے. میں نے اور آپ نے, احمد اویس صاحب نے تو نہیں بلانا تھا, انہیں پتا تھا نا کہ کون کیمرے لگاتے ہیں, ان کو نوٹس کرتے, اٹارنی جنرل کرتے, بلاتے اور ان کی کاروائی کرتے, لائیو دکھاتے. ان کے پاس یہ پاورز ہیں جوڈیشری کے پاس, لوگوں کو سزا میں بھیج سکتے ہیں, تو انہیں عدالت میں بھیج سکتے ہیں. اگر وہ اپنی پاورز وہ نہیں یوز کر پاتی جوڈیشری, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں. اپنی پاور خود لینی پڑتی ہے, کوئی نہیں دیتا آپ کو پاور. 8 ججز اگر اپنے گھر کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے, وہ ہمیں کیا پروٹیکٹ کریں گے؟ 25 کروڑ لوگوں کو کیا پروٹیکٹ کریں؟ معذرت کے ساتھ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, تو خود کو پروٹیکٹ کریں, تھوڑا سا اسالٹ کریں, کھڑے ہوں ذرا اپنے لیے, بلائیں ان کو, تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ کے گھروں کو باق کیا ہے, ان کو دیں سزائیں. آپ کو کون منع کرتا ہے؟ دو سنگین حقائق ہیں جی. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ میں جب 6 جنوری کو ان کے ہاؤس آف ریزیڈنٹ پہ حملہ ہوا, تو اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا, جو اس دن شہر میں موجود بھی نہیں تھا, اسے 18 سال کی قید ہوئی 18 سال کی. لطیفہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے آگے اس کی قید معافی کر دی. دوسرا جو ہمیں فیکٹر یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں, بہت لوگ بات کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہائر جوڈیشری کسی ایک جج کا استعفیٰ آیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر استعفیٰ نہیں آیا تو انہوں نے قبول کر لی, خاموشی میں رضامندی. خاموشی رضامندی. چلے یہ, لیکن آنے والے دنوں کے اندر بہت ظاہر ہے کہ یہ فیصلے ہونے ہیں سارے اگست کے اندر. اس کے بعد پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی, سیاست کی صورتحال کیا ہوگی, اور تحریک انصاف کی صورتحال کیا ہوگی, اس کا پتہ ہمیں کم از کم ستمبر میں چل جائے گا, اور ساری صورتحال شاید واضح تب تک ہو جائے گی. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.